मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल में कई सारे छात्रों ने मुझसे पूछा कि सर आखिर कोरोना का वैक्सीन आ क्यों नहीं रहा है। सुनील सर आप ये बतलावे, जो कोरोना का वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पर अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य सारा कुछ चौपट हो रहा है और क्यों नहीं वैक्सीन आ रहा है, क्या कारण है। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से, जिसका शीर्षक ही है कि कोरोना का टीका क्यों नहीं जल्दी आ रहा है, इसी पर मैं सभी का उत्तर दे देना चाहता हूं। देखिए, टीका तुरंत नहीं बनता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको 10 मिनट में तैयार कर लिया जाए। जब जब मानव जगत पर किसी बड़े रोग ने हमला किया है, किसी बड़े बीमारी ने हमला किया है, महामारी ने हमला किया है, तो उस स्थिति में टीका बनाने का प्रयास ही शुरू होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो यहां भी वही काम करता है। अब ऐसे बीमारी का टीका बनाने का जिससे लोग बीमार ही ना पड़ रहे हो, तो फिर कंपनी को क्या फायदा, अनुसंधान करने वाले को क्या फायदा। तो इसके बारे में आप छात्रों को या प्रबुद्ध व्यक्तियों को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि टीका आएगा, बिल्कुल आएगा, जल्दी ही आएगा कोरोना का टीका। धैर्य रखें। टीका बनाने का मुख्य रूप से 4 तरीका है। पहला तरीका है कि वायरस बैक्टीरिया को इतना कमजोर कर दिया जाए कि जिससे वो लाखों और करोड़ों की संख्या में मल्टीप्लाई होता है, बहुगुणित होता है, वो शरीर के अंदर अपनी कॉपी को न बना पाए। ये एक तरीका, प्रचलित तरीका है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, जब वायरस के जीन्स का ब्लूप्रिंट, उसका जो प्रतिरूप है, उसको ही चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जिसके कारण उसको मल्टीप्लाई, बहुगुणन होने का चक्रम, उसका जो साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है, वो चूक जाता है। और तब तो एक प्रोसेस टीका तैयार करने का ये है। मिजिल्स रोग, मम्प्स रोग, रूबेला रोग, वेरिसेला रोग, इन सब वायरस का जो टीका तैयार किया गया था, ये इसी विधि से तैयार किया गया था। दूसरा तरीका यह है कि वायरस के जीन के ब्लूप्रिंट को समाप्ति कर दिया जाए। इसमें चेंज नहीं किया जाए, बदलाव ना लाया जाए, इसको समाप्ति इस तरह से समाप्त कर दिया जाए ताकि ये मल्टीप्लाई ही न कर पावे। जैसा कि पोलियो का टीका बनाने में हुआ था। पोलियो का टीका पोलियो के वायरस को नष्ट ही कर देता है। मल्टीप्लाई की तो बात दूर की, वहां तो मल्टीप्लाई की बात ही नहीं है। तीसरा तरीका यह है कि उसी वायरस या बैक्टीरिया कम खतरनाक होता है, वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो उसी वायरस बैक्टीरिया की थोड़ी मात्रा में परिवर्तित स्वरूप को प्रवेश करा दिया जाए शरीर में, और जो उस वायरस के मूल जेनेटिक रूप से, खतरनाक जेनेटिक रूप से भिन्न होता है, और ये उससे संयोजित होकर के और उस वायरस से ऐड होकर के, जुड़ करके, और उसके मल्टीप्लिकेशन को बंद कर दिया जाए। इस तरीका से हेपेटाइटिस बी का टीका तैयार किया गया। और चौथा तरीका है, ये मूल रूप से बैक्टीरिया में अच्छा काम करता है। तो बैक्टीरिया जो खतरनाक रसायन या जहरीला रसायन कह सकते हैं, खतरनाक रसायन कहते हैं, इसके अंग्रेजी में एक शब्द आता है टॉक्सिन्स, तो उसको बंद कर दिया जाए, टॉक्सिन वो निकाल ही ना पावे, ताकि वो मल्टीप्लाई तो बैक्टीरिया कर ले, लेकिन वो टॉक्सिन नहीं निकलेगा जो उसका मूल खतरनाक पार्ट है, जिसके कारण शरीर को नुकसान पहुंचता है, रोग आता है, तो वो ना हो। तो इस तरीका से डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस, जिसको हुपिंग कफ भी कहते हैं, जिसमें खांसी, अंतहीन खांसी होती है, तो वो ना हो, जिसको हम कहते हैं कि खांसी पर्टुसिस। तो इसमें डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस का इस तरह से टीका तैयार किया गया। मोटा मोटी यही 4 तरीका है छात्रों, और यह प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। 10 से 15 वर्ष लगता है प्रायः इसमें आमतौर पर, लेकिन कोरोना में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, और यह मानव इतिहास का यह टीका जो आएगा, यह सबसे तेज रफ्तार से पैदा किया हुआ यह टीका होगा भविष्य में। मैं आपको झूठी आशा नहीं दिला रहा हूं, यह आएगा, जल्दी ही आएगा।
अब टीका बनाने के जो अलग अलग फेज होते हैं, चरण होते हैं, इसके बारे में भी आप छात्रगण जान ले, प्रबुद्ध व्यक्ति जान ले, और बहुत लोग तो प्रबुद्ध व्यक्ति जानते भी होंगे, ज्ञानी व्यक्ति। पहला चरण है कि प्रयोगशाला में वायरस के अंदर का सूक्ष्म, उसका कण किस किस कण से, सूक्ष्म पार्टिकल से बना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। फिर वायरस की कमजोर प्रति को तैयार करना, वायरस और अथवा बैक्टीरिया से निकलने वाले टॉक्सिन्स, जिसको हम कहते हैं विषैला पदार्थ, जिससे रोग होता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। इस स्टेज को प्री क्लिनिकल स्टेज कहते हैं, अर्थात कि क्लिनिक्स में लाने से पहले। प्री मीन्स पूर्व, क्लिनिकल मीन्स क्लिनिक, जहां पर चिकित्सा के स्टेज में लाने से पहले। और इस स्टेज में खास करके चूहा और बंदर पर प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में तो इसको मानव पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि नुकसानदायक हो तो फिर मानव की बलि चढ़ जाएगी, और ये मानवीय रूप से भी सही नहीं है कि किसी व्यक्ति की बलि एक्सपेरिमेंट के लिए चढ़ाया जाए शुरुआत में, ऐसा नहीं है। तो इसको प्री क्लिनिकल स्टेज जब अच्छा से सफलतापूर्वक पास कर जाता है, तो उस स्थिति में, जबकि इसी स्टेज में 1 से 2 वर्ष लग जाते हैं, जबकि कोरोना में तो बहुत जल्दी ही प्री क्लिनिकल स्टेज पार करके प्रथम चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं कुछ कंपनी, इतना जल्दी। जबकि उसी प्री क्लिनिकल स्टेज में इसमें 1 से 2 वर्ष तक लग जाता था। उसके बाद प्राइवेट कंपनी फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको FDA भी कहते हैं, ये अमेरिका में है। वहां पर ट्रायल की इजाजत मांगते हैं, लिखित इजाजत मांगते हैं कि इसको हमने प्री क्लिनिकल स्टेज को पार कर लिया है, अब हमें क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दीजिए। वहां पर भी जांच परख करके तब इजाजत मिलती है। कोरोना में वो भी बड़ी जल्दी दे दी गई। पहला चरण तो फर्स्ट फेज, उसमें क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 फेज होता है। 3 फेज क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 फेज होता है। पहला चरण में 20 से लेकर के 80 तक ह्यूमन बीइंग, मानव पर उसका प्रयोग किया जाता है, टीका लगाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है उसमें किस तरह का परिवर्तन आया, उसमें किस तरह का चेंजेज आया, कहीं उस पर कोई बुरा तो प्रभाव नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है कि टीका चूहा और बंदर पर सफल हो गया लेकिन मानव पर सफल नहीं हुआ। ऐसा आपको HIV के टीका में देखा जा चुका है कि वो आपको चूहा पर सफल हो गया, बंदर पर सफल हो गया, लेकिन मानव पर जाकर के वो आपको सफल नहीं हुआ। तो उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, उस पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, और वो रोग से इसमें ठीक हो रहा है कि नहीं, या फिर वो रोग उसको इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज फर्स्ट फेज जब पार कर लेता है, तब आता है दूसरा फेज। दूसरे फेज के लिए तब इसको इजाजत ये लेता है, और दूसरा फेज में ये 100 लोगों पर परीक्षण, लगभग कुछ 100 लोगों पर परीक्षण ये करता है। इस स्थिति में पहले फेज में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को देता है उसके बारे में जानकारी रखता है, उसका डेटा भी रखता है उसमें। सेकेंड फेज में क्या करता है कि इसको हम लोग ब्लाइंड या ओपन फेज भी कहते हैं। पहला वाले को नॉन ब्लाइंड फेज कहते हैं कि जिसको दिया जाता है टीका, उसका डेटा तेटा सब उसको जानकारी दी भी जाती है। सेकंड फेज में होता है कि कुछ 100 लोगों पर, उसमें कुछ व्यक्ति को क्या किया जाता है, टीका के स्थान पर उसको ताकत का दवाई दे दिया जाता है, सलाइन चढ़ा दिया जाता है, और अधिकांश व्यक्ति को वो टीका दिया जाता है, ताकि सही जांच हो कि जिस व्यक्ति को सिर्फ सलाइन चढ़ा दिया गया, ताकत का सलाइन चढ़ा दिया गया, वो तो नहीं झूठ बोल रहा है नहीं हमको फायदा हो रहा है, उसको दवा दी ही नहीं जाती, उसको टीका दी ही नहीं जाती है दोनों ग्रुप को, और उसको बतलाया नहीं जाता है कि किनको सलाइन दिया गया है और किनको वो टीका दिया गया है। और फिर उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनमें किस तरह का तब्दीली, बदलाव, क्या उसका इफेक्ट होता है, किस तरह के चेंजेज आते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की जाती है और ये डाटा एकत्र किया जाता है। यदि दूसरा चरण भी सफलीभूत ढंग से हो जाता है, तब आता है तीसरा चरण, थर्ड फेज। ये सबसे महत्वपूर्ण फेज है। इसमें दसियों हजार लोगों को, लाखों लोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है, और अलग अलग वातावरण से, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग महादेश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जम करके प्लेसबो का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको छद्म टीकाकरण भी कहते हैं। उसको वही सलाइन जो है, ताकत वाला सलाइन, या मान लीजिए ऐसा सलाइन डाल दिया जाता है जो फायदा न करे, नुकसान न करे, और अधिकांश को वो टीका दिया जाता है। और तब देखा जाता है कि इसका क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कोई साइड इफेक्ट तो ना हुआ, उससे कोई
उससे कितने जल्दी ठीक हो रहे हैं। जब तीसरा चरण अच्छा परिणाम लाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो सारी अध्ययन की सारा डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, बतलाया जाता है जो क्या रिजल्ट हुआ। उसके बाद एफडीए सूक्ष्मतापूर्वक स्वयं अपने जांच करता है। कोई कंपनी झूठ भी तो बोल सकती है, कोई कंपनी फायदा लेने के लिए तो उनको टहला भी तो सकती है, गलत भी तो बयान कर सकती है, गलत रिपोर्ट भी तो बना सकती है। तो एफडीए गहराई सूक्ष्मतापूर्वक जांच करता है और जांच करने के बाद इसके बाद वो वैक्सीन का कहां निर्माण हो रहा है, उस फैक्ट्री वैक्सीन का लेवल चेक करता है और उसके बाद यदि वो उसके जांच में खरा उतरता है तब एफडीए उसको इजाजत देता है बनाने के लिए। इसके बाद भी एफडीए का एक और इकाई होता है जिसको कहते हैं वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम की जब वो टीका बनना शुरू हो जाता है, बाजार में आना शुरू हो जाता है, बिकना भी शुरू हो जाता है, तब भी वो निगरानी करते रहता है कहीं इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ, कहीं व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहे हैं, अन्य कोई घातक बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई विकलांगता तो नहीं हो रही है, मृत्यु तो नहीं बढ़ गया है। तब जाकर के यदि ये सब चीज नहीं होता है तब वैक्सीन पूर्ण रूपेण ओपनली उसके बाद बाजार में आना शुरू हो जाती है और उसको निर्बाध गति से बनाना वो जारी रखता है। इसलिए जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी फैसला ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है कि कोरोना के वैक्सीन में थोड़ा फूक करके कदम उठाया जाता है। लेकिन आप देखिए कुछ तो वायरस ऐसा भी है, एचआईवी वायरस के बारे में जान लीजिए कि ये आज से 40 वर्ष पूर्व इसके बारे में पता लगा था, लेकिन आज तक इसका कोई टीका नहीं आ सका। ऐसा थेथर वायरस होता है, ऐसा पतित वायरस होता है, लेकिन इसका आज तक, लेकिन कोरोना वायरस में तो बहुत निकट तक पहुंच चुके हैं वैज्ञानिक सब। और इसके बाद देखिए जैसा, और इसमें करोड़ों तो छोड़िए अरबों रुपए का दांव पर लगा रहता है। कंपनी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उसके पीछे जो खर्च करते हैं अनुसंधान के पीछे करोड़ों अरबों रुपए उस पर दांव पर लगा रहता है। और यदि मान लीजिए सफल ना हो तो उस कंपनी को कितना नुकसान होगा, और उसी से कंपनी को लाभ भी होता है, मालो माल भी होते हैं। जैसे कि आपको बतलाते, कभी कभी ऐसा हुआ जैसे सार्स वायरस था, जब इसका टीका निर्माण के फेज में वैज्ञानिक सब लगे तब तक सार्स वायरस समाप्त हो गया, वो अपने आप समाप्त हो गया, वो नियंत्रित हो गया, बेचारा अब नुकसान हो गया कंपनी को। इसी के कारण कंपनी फूक करके कदम रख रही है। लेकिन कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द आवेगा, और जैसा कि रिपोर्ट है जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन का, इसमें सबसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का सबसे आगे है, और अमेरिका की मोडर्ना कंपनी भी बहुत आगे है। बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन हम लोग को पास होगा। इसलिए छात्र बंधु, प्रबुद्ध बंधु, संपूर्ण भारत के लोग, बिहार के आम जनमानस घबराए नहीं। लेकिन जब तक वैक्सीन ना आया है 2 गज दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, यहीं पर आपको इस जानकारी के साथ विदा ले रहा हूं। ये छात्र बहुत प्रश्न कर रहे थे, प्रबुद्ध व्यक्ति बहुत प्रश्न कर रहे थे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जवाब दिया। और जय बिहार, जय भारत, यहीं पर मैं विदा ले रहा हूं। और वैक्सीन आवेगा, हम लोग जीतेंगे, कोरोना से बिल्कुल जीतेंगे। मानव जाति कई बीमारी को हराया है, इसको भी हरावेंगे, निश्चिंत रहें, अब कोरोना हारने वाला है। जय बिहार, जय भारत।